एड्स, इसको अगर हम हिंदी में, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या इसको हिंदी में हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एक प्रतिरक्षी सिस्टम होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमें रोगों से बचाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है इननेट मतलब नेचुरल, और दूसरा होता है एक्वायर्ड। नेचुरल, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके अंदर कुछ इम्यूनिटी पावर होती है, प्रतिरक्षी पावर होती है, तो उसको हम इननेट कहते हैं। लेकिन जैसे वो वातावरण में एक्सपोज होता है तो बहुत से जो जीवाणु विषाणु और कवक वगैरह हैं उनके संपर्क में आता है, तो उसके शरीर में जो प्रतिरक्षा सिस्टम है वो उनकी पहचान करता है और धीरे धीरे उनके खिलाफ एक सिस्टम डेवलप कर लेता है। हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है। तो इसको एक्वायर्ड कहते हैं कि वो समय के साथ उसके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि जो एड्स है वो उपार्जित है, एक्वायर्ड है, और वो उसमें क्या है कि प्रतिरक्षा न्यूनता है। व्यक्ति के अंदर इम्यून सिस्टम होता है जो रोगों से लड़ता है, लेकिन इस रोग में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो कम होता चला जाता है, उसमें डिफिशियंसी होती चली जाती है। वो बचपन से नहीं थी उसके पास, वो उसने एक्वायर कर ली। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। बहुत से सिम्टम्स होते हैं इस एड्स बीमारी में, और यह बीमारी जो है वो एक वायरस के द्वारा है, वायरस जनित है। और इस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV शॉर्ट में हम इसको कहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बीमारी है, सबसे इसका थोड़ा सा इतिहास भी है। देख, सबसे पहले ये बीमारी USA में हिताई शहर में सबसे पहला मरीज इसका देखा गया था। और उसके बाद देखते ही देखते अभी पिछले सालों में ये पूरे विश्व में फैल गया है। अगर हम यहाँ पर इसका पिक्चर देखें तो एक लाल रिबन है जो उसने पूरे ग्लोब को घेर रखा है। इसका मतलब है कि इस बीमारी से पूरा विश्व ग्रसित है। और ये जो सिंबल है रिबन का, ये सॉलिडेरिटी का, सद्भावना, जो भी एड्स और HIV से ग्रसित हैं उनके लिए एकजुटता का प्रतीक है। इस बीमारी से लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही भयंकर महामारी है। ये मनुष्य में कैसे आया? अगर इस बारे में माना जाता है कि यह जो वायरस है वो अफ्रीका में पाए जाने वाले ग्रीन मंकी, उसमें पाए जाने वाला एक वायरस, उसको बोला जाता SIV कहा गया था, सीमियन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, उससे मिलता जुलता है। और माना गया कि मनुष्य ने अ, उस बंदर के संपर्क में आए, या माना जाता है कि उनका मांस खाया, या उनके लीवर से कुछ दवाएं, वैक्सीन वगैरह बनाई गई थी, और उससे ये मनुष्य के अंदर आ गया। या ऐसा माना जाता है कि उस बंदर ने किसी मनुष्य को काट लिया, और तो उसके जो घाव थे वहां से वो वायरस मनुष्य के अंदर प्रवेश कर गया। ये जो SIV था, ग्रीन मंकी, ये ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन जब मनुष्य के अंदर आया तो ये धीरे धीरे से म्यूटेशन हुआ, बदलाव हुए, और एक ज्यादा नुकसानदायक वायरस बन गया। फिलहाल कुछ भी हो, वो कैसे भी आया, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अब आ चुका है। तो अब हमें इसके बारे में, इसको निदान की बारे में जानना है। इस वायरस को सन 1986 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी, ये जो कमेटी है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हैं, एनिमल हैं, जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई,
इन सब का नाम देने का काम करते हैं ये। तो इन्होंने इसका नाम एचआईवी दिया। इस वायरस की अगर संरचना की बात करें, ये स्फेरिकल होता है। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें एक इन्वेलप होता है, एचआईवी कैप्सिड, आरएनए, डीएनए, आरएनए हम जानते हैं कि ये हमारे अंदर भी ये आनुवांशिक मालिक्यूल मालिक्यूल होते हैं जो उनके गुणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाते हैं। हम लोगों के अंदर ये काम डीएनए का होता है मेनली, लेकिन इस वायरस के अंदर यही काम आरएनए करता है। इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, एचआईवी ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो आप देख रहे हैं, और कुछ एंजाइम्स भी हैं। हम बात करते हैं कि एचआईवी वायरस का प्रसार कैसे होता है, क्योंकि ये संक्रमण महामारी है। जैसे हम इस समय देख रहे हैं कि कोरोना वायरस है, उसका किस तरीके से वो फैलता है, उसी तरीके से हम जानना चाहते हैं कि ये इस किस तरीके से ये फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे में। तो इसका सबसे जो मुख्य तरीका है वो है संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, और भी है संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों से। रक्त ऐसे व्यक्ति का जो एचआईवी वायरस से संक्रमित है, उसका रक्त अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को दिया जाता है, रक्त उत्पाद मतलब उसमें प्लाज्मा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है, उसका कोई भी उत्पाद किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से देखते हैं कि जो ड्रग अब्यूज होते हैं, जो लोग ड्रग्स को एक सुई से आपस में शेयर करते रहते हैं, तो वहां पर इसका चांसेस ज्यादा है। संक्रमित माता से अपरा द्वारा बच्चे में जो प्लेसेंटा होता है, जिससे बच्चा माता के पेट में जुड़ा रहता है, उसको प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं, क्योंकि बच्चा सारा पोषण उसी से लेता है, तो बच्चे में भी माता से ये पहुंच जाता है। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, जैसे गांव वगैरह में आपने देखा होगा, नाक कान छेद करने वाले लोग भी आते हैं, उन्होंने एक सुई इस्तेमाल की एक में और किसी दूसरे में वही इस्तेमाल कर दी, तो वहां भी हो जाता है। या टैटू बनवाते हैं, तभी ये रोग हो सकता है। क्योंकि कुल मिलाकर अगर रक्त, या हम कह सकते हैं शरीर के जो द्रव्य हैं, वो अगर कांटेक्ट में आते हैं संक्रमित से किसी स्वस्थ मनुष्य में, तो इसके फैलने के चांस होते हैं। डायग्राम से समझ सकते हैं आप। ये शरीर में पाए जाने वाले जो लिक्विड हैं, उनके कांटेक्ट से फैलता है। लेकिन जो लिक्विड्स हैं कुछ ऐसे हैं जहां पर ये इस वायरस का लोड ज्यादा होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, और कहीं पर ये बहुत कम होता है। अब कुछ जगह ऐसी, कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनसे एचआईवी नहीं फैलता। मान लिया किसी के एचआईवी संक्रमित हो गया है, तो हमें उसको हे दृष्टि से नहीं देखना है, निग्लेक्ट नहीं करना है उसको सोसाइटी से। इसके लिए क्या है, हमें जानकारी होना चाहिए कि ये किस तरीके से फैलता है और किस तरीके से नहीं। तो ये किसिंग से नहीं फैलता है, सामान्य किसिंग से, हगिंग, गले लगाने से नहीं फैलता है, अगर आप अपना खाना शेयर कर रहे हैं इस तरीके से भी नहीं, मच्छर काट ले आपको या कोई ब्लड सकिंग इंसेक्ट काट लेता है तो भी ये नहीं फैलता है। टॉयलेट सीट्स, एक ही बाथरूम का इस्तेमाल करना, खांसने या छींकने से या पसीने से, इन कारणों से ये रोग नहीं फैलता है। मान लिया कहीं किसी का पसीना आपके ऊपर गिर गया तो आप एचआईवी पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं। बस कंडीशन है कि ब्लड कांटेक्ट में ना आए। स्वेट है, लार है, इन चीजों में इस वायरस का लोड बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल हो, कोई भी ऐसा केस नहीं देखा गया है कि इन चीजों से ये फैलता हो। अभी हम लोगों ने जान लिया कि ये वायरस किन किन कारणों से फैलता है और किन कारणों से ये नहीं फैलता है।
इसके बाद अगर मान लिया कि ये किसी व्यक्ति के को संक्रमित हो चुका है, अगर उसके शरीर के अंदर ये वायरस पहुंच गया है, तो ये किस तरीके से उस मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये वायरस जब किसी व्यक्ति के शरीर में एंटर कर जाता है, तो ये शरीर में पाए जाने वाली एक स्पेशल सेल्स होती हैं, जिनको माइक्रोफेज कहते हैं। माइक्रोफेज सेल होती है वो इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरक्षा सिस्टम का ही अ, में काम आने वाली कोशिकाएं होती हैं, इनको माइक्रोफेज कहते हैं। इन कोशिकाओं में ये इंटर करता है। डायग्राम में देखिए, ये सेल से अटैच हुआ और सेल के अंदर ये प्रवेश कर जाता है। वहां पर ये जो इसका आरएनए है, आनुवांशिक पदार्थ जो है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ये आरएनए क्या करता है, ये बदल जाता है डीएनए में। एक प्रक्रिया होती है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से डीएनए बनने को एक बायोलॉजी में एक टर्म है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए बदल जाता है डीएनए में। अब ये जो वायरस का डीएनए बन गया है, ये अब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस में डीएनए है, सेल का डीएनए, कोशिका का जो डीएनए है, उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जुड़ जाता है, उसी के साथ मिल जाता है। और फिर ये उस डीएनए को, जो सेल का डीएनए था, उसके साथ जुड़ गया। अब उसको ये डायरेक्ट करेगा, निर्देश देगा कि हमारे जैसे आरएनए ही प्रोड्यूस करो। मतलब कहेंगे उसको हाईजैक कर लेगा न्यूक्लियस के डीएनए को, और वो अपने तरीके के आरएनए बनाने का निर्देश देगा। तो डीएनए क्या करेगा, वही निर्देश फॉलो करके आरएनए जो जो डीएनए बनकर संश्लेषित हो, तो आरएनए बनाना शुरू कर देता, वायरस के आरएनए। इसका मतलब वायरस के जो नंबर बढ़ने लगता है। फिर ये जो वायरस बन गए, अब ये क्या करते हैं, बाहर निकल आते हैं उस सेल के, और उस सेल के बाहर निकलने के बाद दूसरे माइक्रोफेज सेल जो होती हैं, कोशिकाएं होती हैं इम्यून सिस्टम की ही, उन पर अटैक करता है। वहां भी यही काम करता है, उसके सेल के डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को, उसके सिस्टम को निर्देश देता है कि आरएनए प्रोड्यूस करे। हम कह सकते हैं कुल मिला के जो वायरस है, वो मैक्रोफाज सेल को एक फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करता है कि वो वायरस बनाता रहता है। ये देखिए डायग्राम में वायरस बन रहे हैं, और ये दूसरे मैक्रो साइकिल चलती रहती है, और वायरस बन के दूसरे माइक्रोफाज सेल्स को इसी तरीके से, उनको भी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। और बहुत से वायरस जो माइक्रोफाज को तो अटैक करते हैं, साथ में टी लिम्फोसाइट्स, टी कोशिकाएं भी होती है, भी इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं का काम होता है कि जो शरीर के अंदर वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हानिकारक हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल जो भी नुकसानदायक होती हैं शरीर को, उनको अटैक करता है। और इस तरीके जो टी सेल्स हैं, जिनका मेन काम होता है कि वो शरीर में बीमारियों के जो रोगाणु हैं, उनको खत्म करे, उनसे लड़े, उन टी सेल्स को ये खत्म करने लगता है, और वो टी सेल्स का नंबर तेजी से घटना शुरू हो जाता है। अब जब संक्रमण, कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, तो उसमें क्या लक्षण होते हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि ज्यादातर व्यक्तियों में एचआईवी पॉजिटिव हो जाने पर, उसके अंदर वायरस जाने पर, उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कुछ ही लोगों में लक्षण दिखाई देते हैं। उन लक्षणों में क्या होता है, फ्लू लाइक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बार बार बुखार आना, दस्त होना, वजन घटना। ये कुछ थोड़े दिनों के लिए ये लक्षण उसको दिखाई देते हैं, और फिर वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अब सारी टी सेल्स तो अभी खत्म नहीं हुई, वो उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना भी देती हैं, तो उनके बीच एक विरोध चलता रहता है।
लेकिन टी कोशिकाएं जो हैं, जो इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं हैं जो रोगों से हमें बचाती हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है। और जो सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में जब गिरावट होती है, बहुत नंबर इनका कम होने लगता है, तो उसको बहुत सारे रोग घेरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया। तो उसको बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, टॉक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवी जो हैं, उनसे भी व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। अगर ये उसके अंदर एचआईवी का वायरस नहीं होता तो वो इन रोगों से वो लड़ सकता था, इन रोगों से वो प्रभावित नहीं होता। लेकिन क्योंकि अब उसके टी सेल्स का नंबर कम हो रहा है, उसके अंदर एचआईवी वायरस इंटर कर चुका है, तो वो इन संक्रमण से अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। अभी हम लोगों ने बात की है कि एचआईवी संक्रमित हो जाने पर ज्यादातर व्यक्तियों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो कब लक्षण दिखाई, कभी तो दिखाई देंगे, शुरू में नहीं दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हम उसके ऊष्मायन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड, एचआईवी वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड, तो इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो एड्स और एचआईवी दोनों एक ही चीज नहीं है। हमने लिखा है एड्स नॉट इक्वल टू एचआईवी। कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है, उसके अंदर वायरस है, लेकिन अभी उसे एड्स नहीं हुआ है। एचआईवी का मतलब है जैसे अ, अब एचआईवी आ चुका है, वो अब टी सेल्स की संख्या को धीरे धीरे कम कर रहा है, और जब ये सेल बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, टी सहायक टी सेल्स, टी कोशिकाएं, तब उसको बहुत से रोग घेर लेंगे, तब ऐसी लास्ट स्टेज को हम एड्स कहते हैं। हम कहेंगे अब इसको एड्स हो गया है। तो ये स्थिति आती कब है? जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के केस में उसकी भी इंक्यूबेशन पीरियड है, 1 दिन से लेकर 14 दिन के अंदर उसमें संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर ये बहुत पीरियड बहुत लंबा है। इसमें एचआईवी शरीर के अंदर प्रवेश करने और लास्ट स्टेज एड्स होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं, कभी कभी इससे भी ज्यादा लग जाते हैं। तो इसमें इंक्यूबेशन पीरियड या ऊष्मायन अवधि को आप परिभाषित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति में संक्रमित होने और प्रथम बार बीमारी के लक्षण दिखाई देने के बीच का समय होता है इंक्यूबेशन पीरियड या ऊष्मायन अवधि। अब मान लिया हमने कहा कि एचआईवी पॉजिटिव है, अभी उसको एड्स के लक्षण नहीं है, वो सामान्य एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में है। वो आप टीवी में सुनते रहते हैं कोरोना की केस में उसमें लक्षण नहीं दे रहे हैं व्यक्ति में, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति होती है उसमें। अब कोरोना पॉजिटिव अगर होता है तो वो संक्रमित कर सकता है, उसको अभी कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है। तो अभी वो एड्स से संक्रमित नहीं है, लेकिन वो दूसरों को फैला सकता है। एचआईवी टेस्ट कैसे किया जाता है कि किसी व्यक्ति में, पहली चीज तो ये जल्द जल्द शुरू में पता नहीं चलते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति खुद ही बताता है कि ये ऐसी स्थिति है, तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए एक टेस्ट होता है, इसका नाम है एलिसा टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या किया जाता है, व्यक्ति का टेस्ट किया जाता है, लेकिन ये टेस्ट इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट गलत लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। यहाँ पर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीन की जाती है। तो ये बिल्कुल 100% श्योर नहीं है, पॉजिटिव आया तो आप कहें कि हाँ है ही, कुछ और रोगों में भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, और निगेटिव आया तब नहीं है। तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसको कंफर्म करने के लिए एक दूसरा टेस्ट है जिसको बोला जाता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमें कंफर्म करने के लिए हम इसको, ये टेस्ट किया जाता है WBT, या इसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसका पूरा नाम होता है, अगर हम एलिसा टेस्ट की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे।
उससे भी एक और टेस्ट है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक और है पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट। ये बहुत ही फास्ट होता है, इससे रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने बात की इंक्यूबेशन पीरियड, इसका बहुत बड़ा होता है, 5 से 10 साल या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जब ये लास्ट स्टेज होती तो उसको हम कहते हैं एड्स हो गया है। तो एड्स हो जाएगा तब क्या क्या दिक्कतें होंगी उसको। तो ये क्या होता है कि रक्त में जो सहायक टी कोशिकाएं हैं, टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनकी संख्या 200 पर मिलीमीटर क्यूब से कम हो जाती है। पर मिलीमीटर क्यूब रक्त में इससे भी कम हो जाती है। वैसे सामान्य व्यक्ति के रक्त में ये 500 से 1600, 1600 पर एमएम ब्लड होती हैं, एमएम क्यूब होती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है और वो एड्स की स्थिति में फाइनल स्टेज में पहुंच जाती है ये बीमारी, तो ये उसके अंदर संख्या 200 से भी कम हो जाती है। और जब ये संख्या बहुत कम हो जाएगी तो उसके जो संक्रमण है, अब वो बहुत सी बीमारियों का से संक्रमित हो जाएगा, क्योंकि वो वीक है। इसलिए सारे इसको कहते हैं कि गंभीर अवसरवादी संक्रमण हो जाते हैं। निमोनिया हो जाएगा उसको, ट्यूमर कैंसर हो जाएगा, टीबी होगा, ये रोग उसको घेर लेते हैं, क्योंकि वो अब उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो चुका है। तो वो इन सभी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। डिमनेशिया, उसकी याद मेमोरी वीक हो जाएगी। लिम्फ नोड्स जो होते हैं गांठ, वो उनमें कैंसर हो जाता है। तो ये फाइनल स्टेज जो एड्स की है, ये उसमें लक्षण दिखाई देते हैं उस समय। तो अभी हम लोगों ने एड्स का पूरी साइकिल के बारे में देखा कि एड्स कैसे फैलता है, किन कारणों से फैलता है और किन कारणों से नहीं होता है। उसकी हमने मैकेनिज्म भी जान ली कि जो वायरस शरीर के अंदर इंटर कर जाता है वो किस तरीके से मैक्रोफाज सेल्स जो होती हैं, इम्यून सिस्टम का की एक सेल होती हैं, उन पर सबसे पहले अटैक करता है। उस उन सेल को ये फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करता है, उनसे अपने जैसे और वायरस प्रोड्यूस करने के निर्देश देता है। और ये जैसे ही वायरस बनते हैं, सेल के बाहर आते हैं और सेल्स को ये अटैक करते हैं। और उसके साथ ही माइक्रोफाज सेल को अटैक करते ही करते हैं, साथ में टी सेल्स जो मेन उनका काम होता है इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत रखना, रोगों से लड़ना, उनको खत्म करना शुरू करता है। अब जब उनकी संख्या कम होती तो हमको जो साधारण से जो सामान्य व्यक्ति में जो रोग नहीं होंगे, वो भी रोग एचआईवी पॉजिटिव वाले व्यक्ति में हो जाते हैं और फाइनली वो एड्स की स्थिति में पहुंच जाता है। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट में देखते हैं। सबसे पहले जो एचआईवी एड्स का जो वायरस है वो शरीर में इंटर करता है, तो माइक्रोफाज सेल में वो फैक्ट्री की तरह काम करता है। वहां पर ये बहुत सारे वायरस बनाता रहता है और वायरस आके टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं, उनको नष्ट करते हैं। और जैसे जैसे ही ये जो हेल्पर टी सेल्स खत्म होती जाती हैं तो आदमी उस व्यक्ति का, संक्रमित व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कम होता जाता है, इम्यूनिटी कम, द फंक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिक्रीजेस। अब क्या होगा, इम्यूनिटी कम हो गई तो उसके अंदर ये एड्स के सिम्टम्स आएंगे। क्या होगा उसमें, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अवसरवादी संक्रमण हो जाते हैं। क्योंकि वीक है तो बहुत से अवसर मिल जाएगा, जो बैक्टीरिया, फंजाई वायरस हैं, तो उससे टीबी, निमोनिया और जो अभी हम लोगों ने बात की ये रोग हो जाएंगे। मैलिग्नेंसी डेवलप्स, मतलब कैंसर हो जाते हैं। और फाइनली डेथ। तो हम कह सकते हैं कि इस रोग में व्यक्ति का की मृत्यु निश्चित है, उसे कोई उसको बचाया नहीं जा सकता। एड्स अगर रोग हो चुका है तो उसका निदान क्या है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो कहते हैं कि जो भी दवाएं हैं अभी तक उपलब्ध है, इसका कोई अभी इलाज नहीं बना है जो पूर्ण रूप से इसको खत्म कर सके। जो दवाएं हैं वो थोड़ा बहुत ही प्रभावी हैं। ये क्या करती हैं, केवल व्यक्ति की जो मृत्यु की जो टाइम है, अवधि को बढ़ा देता है। कहते हैं कि औषधियां रोगी की अवश्य मृत्यु को आगे सरका सकती हैं, रोक नहीं सकती हैं।
मृत्यु उसकी निश्चित है। उसमें कुछ दवाएं, एक है AZT, एजिडोथायमिडीन। ये एक बहुत माना जाता है कि इफेक्टिव दवा है, ये इस्तेमाल की जाती है। इसका भी मेन काम यही होता है कि ये व्यक्ति के रोग को, उसकी जो संक्रमण से थोड़ा और ज़्यादा दिन जीवित रहेगा। तो AZT, एजिडोथायमिडीन, या इसका और भी नाम है जाइडोगोलेडीन। दूसरा है हार्ट, इसका नाम है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये बहुत ही इफेक्टिव है, एक थेरेपी है, लेकिन बहुत कॉस्टली है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। इन सबका मुख्य काम है कि ये क्या करेंगे, जो वायरस संख्या में ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनकी संख्या पर थोड़ा रोक लगाएंगे। तो अभी हम लोगों ने देख लिया है कि जो एड्स बीमारी है उसमें संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, और एक महामारी भी है। हमने देखा कि पूरा विश्व इससे संक्रमित, सभी जगह पर ये रोग फैल चुका है। तो और इसका जो जागरूकता है, अवेयरनेस ही इसका इलाज है। जैसे अभी हम लोग कोरोना के केस में देख रहे हैं, अभी कोई भी उसके लिए मेडिसिन नहीं तैयार हो पाई है, तो उससे बचना ही एक इलाज है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि एड्स का भी यही है, उसमें व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है। तो अवेयरनेस, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षक बहुत अच्छी तरीके से जानकारी को फैला सकता है, और सही जानकारी को लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको वो ज़्यादा सही तरीके से समझा सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। भारत में इस रोग सबसे पहले 1986 में चेन्नई में सबसे पहला रोगी देखा गया था भारत में। तो जो भारत में एड्स को नियंत्रण करने के लिए जो NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 1987 में एक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण प्रोग्राम चलाया। इसका सिंबल देखिए बना है NACO। WHO ने भी बहुत से जागरूकता प्रोग्राम और बहुत से जो NGO हैं वो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और पूरी जानकारी के लिए इसमें लोग अवेयर रहें, इसलिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अज्ञानता के कारण ना मरे, सभी जागरूक रहें, अवेयर रहें, जिससे कि इस रोग को फैलने से रोका जा सके। तो आप इस टॉपिक को और बहुत से सोर्सेज से पढ़ तो सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब का बुक्स हैं, उनको सही डेटा वगैरह देखकर आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।